नमस्कार दोस्तों, आपका शिक्षाविद सीताराम यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने सिंचाई जो खेती का चरण है वो पढ़ लिया था और इस वीडियो में है हम वो देखेंगे खरपतवार से सुरक्षा। तो चलिए आगे देखते हैं कि बुझो और पहेली निकट के गेहूं के खेत में गए और उन्होंने देखा कि खेत में फसल के साथ कुछ अन्य पौधे भी उग रहे हैं। कुछ अन्य पौधे भी उग रहे हैं, यानी जैसे खरपतवार है, मैंने पहले भी आपको बताया खरपतवार क्या है। तो फसल के साथ, ध्यान से सुनिएगा, फसल के साथ उगने वाले अवांछित या अनावश्यक पौधे, फसल के साथ उगने वाले अवांछित या अनावश्यक पौधे ही क्या कहलाते हैं? वो खरपतवार कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे बताऊं, मान लो एक खेत है, उस खेत के अंदर हमने बाजरे की फसल बो रखी है, ऐसे बाजरे की फसल। यदि उसमें कुछ पौधे, जैसे 8-10 पौधे हैं, वो मान लो बाजरे के साथ मोट के लगे हैं, हमने बोए नहीं है लेकिन अपने आप उग गए, तो वो मोट के पौधे क्या हुए? वो खरपतवार का काम करेंगे। या कुछ और घास के पौधे उगाए, तो वो घास भी क्या है? खरपतवार। तो आप इसको समझने की कोशिश करिएगा कि फसल के साथ उगने वाले जो भी अनावश्यक पौधे हैं, हमने बोए नहीं है, वो पौधे क्या कहलाएंगे? खरपतवार कहलाएंगे। तो आगे देखते हैं कि खेत में खेत में कई अन्य वांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग आते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। इसे आप अंडरलाइन करिएगा कि खेत में अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग आते हैं, यानी हमने उगाया नहीं है, अपने आप उगाते हैं, और वो पौधे क्या कहलाते हैं? खरपतवार कहलाते हैं। उसके बाद है खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं? निराई कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, निराई किसे कहते हैं? जैसे खरपतवार है, उसे उखाड़ के फेंकना क्या कहलाता है? निराई है, वो कहलाता है। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल पोषक जगह है और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। यानी यदि खरपतवार ज़्यादा होगा तो जितनी मात्रा में फसल को जल चाहिए, पोषक तत्व चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, वो उतना उस फसल को नहीं मिल पाता है, जिससे फसल की वृद्धि है वो कम हो जाती है, रुक सी जाती है। तो ये विपरीत प्रभाव है जो खरपतवार वो फसल के ऊपर डालते हैं। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, विषैले भी खरपतवार हो सकते हैं। खरपतवार को हटाने पर इनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है। खरपतवार हटाने के लिए क्या करते हैं? अलग अलग तरीके अपनाता है। फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने व हटाने में सहायता मिलती है। इससे खरपतवार पौधे सूखकर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उसमें पुष्पन एवं बीज बनने से पहले का होता है। यदि आपको खरपतवार हटाना है ना, तो खरपतवार के पुष्प ना आ जाए और उन पुष्पों में बीज वगैरह ना लग जाए, फल फल ना बन जाए, बीज ना लग जाए उसके अंदर, उससे पहले आपको खरपतवार हटाना है। क्योंकि अगर वो लग गए, आप उन्हें उखाड़ कर फेंकोगे, मान लो खरपतवार उसके बीज लग गए, आप उस पौधे को उखाड़ कर फेंकोगे तो वो बीज न जाने पूरे खेत में कहाँ कहाँ फैलेंगे और खरपतवार में क्या हो जाएगी? वृद्धि। तो खरपतवार को उखाड़ने का जो समय रहता है कि खरपतवार पे क्या ना आए, पुष्प ना आ जाए, उस पे उसके फल ना लग के, उस फल लगकर उस अगर उसमें बीज आ जाते हैं, तब यदि आप उसे उखाड़ कर फेंकते हो तो वो सर्वोत्तम समय नहीं है, क्योंकि इससे खरपतवार में क्या होनी है? वृद्धि होनी है। खरपतवार पौधों को हाथ में जड़ सहित उखाड़कर अथवा भूमि के निकट से काटकर समय समय पर हटा दिया जाता है। उस ज़्यादा ये रहेगा कि आप उन्हें जड़ से ही उखाड़ लो। यह कार्य खुरपी या हैरो की सहायता से किया जाता है। हैरो भी क्या है? एक कृषि उपकरण है। कृषि उपकरण है। आगे है, वो है रसायनों के उपयोग में भी खरपतवार नियंत्रण किया जाता है। जैसे रासायनिक पदार्थ है उनका भी छिड़काव किया जाता है। तो वे पदार्थ जो खरपतवार को नियंत्रण करते हैं या उनका विनाश करते हैं वो खरपतवार नाशी कहलाते हैं। तो इसको भी आप अंडरलाइन करिएगा, खरपतवार नाशी किसे कहते हैं? पूछा जा सकता है। तो रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जाता है, जिन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं। जैसे 2,4-D, इसका उपयोग किया जाता है। खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है जिससे खरपतवार पौधे हैं वो मर जाते हैं, परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती है। खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर फुहारे की सहायता से खेत में छिड़काव किया जाता है। जो खरपतवार नाशी है उसे आप पानी के अंदर मिलाओ और आवश्यकता अनुसार खेत में क्या कर दो? इसका छिड़काव कर दो, जिससे खरपतवार है वो
मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और फसल की अच्छी पैदावार होती है। उसके बाद आगे है वो है, जैसे ही इस डायग्राम के अंदर हमें दिखाया गया है कि एक व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, खरपतवार नाशी का छिड़काव है वो करते हुए इस चित्र के अंदर हमें दिखाया गया है। आगे है, जैसा पहले बताया गया है कि खरपतवार की वृद्धि के समय तथा पुष्पन एवं बीज बनने के पहले ही खरपतवार नाशी का छिड़काव करते हैं। बिल्कुल, खरपतवार जो पौधा है उसके बीज और पुष्प आने से पहले ही उसे आप नष्ट करो। यदि वो आ गए तो फिर तो खेत में खरपतवार की वृद्धि ही होनी है। खरपतवार नाशी के छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है, अतः इन्हें इन रसायनों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। जो खरपतवार नाशी रासायनिक पदार्थ हैं उनका उपयोग कैसे करो, सावधानी पूर्वक करो। छिड़काव करते समय इन्हें अपना मुंह एवं नाक कपड़े से ढक लेना चाहिए, वरना वो हमारे जैसे मतलब कहते हैं ना, हमारे स्वास्थ्य पर भी खरपतवार नाशी का दुष्प्रभाव है वो पड़ सकता है। अब उसके बाद जो खेती का जो चरण है वो है कटाई। कटाई है वो देखते हैं। फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना क्या कहलाता है, कटाई। इसे अंडरलाइन करिएगा, कटाई क्या है, बिल्कुल है कि अगर फसल पक जाएगी तभी तो फसल को क्या करेंगे, काटेंगे, और वो ही क्या कहलाती है, कटाई कहलाती है। तो इसमें कुछ समझाने जैसा कुछ है नहीं, तो आगे बढ़ते हैं तेजी से। कटाई के दौरान या तो पौधों को खींचकर उखाड़ लेते हैं अथवा उसे धरातल के पास से काट लेते हैं। एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। हमारे देश में दरांती की सहायता से, जैसा इस डायग्राम में दिखाया गया 1.7 में, ये दरांती है। दरांती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है अथवा एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। ये बड़ी बड़ी मशीनें हैं ना, वो हार्वेस्टर कहलाती है। तो यहाँ से भी ध्यान रखिएगा, एक मशीन होती है जिसका फसल कटाई में उपयोग है, वो हार्वेस्टर है। उसके बाद है आगे, काटी गई फसल से बीजों दानों को यानी भूसे यानी चारे से अलग करना होता है। इसे थ्रेसिंग कहते हैं। ये क्या कहलाता है, थ्रेसिंग। तो थ्रेसिंग भी आप ध्यान रखिएगा कि जो आपने काटी है फसल, काटी गई काटी गई फसल को बीजों या दान यानी जो आपने फसल काटी है उस फसल में से बीज जो मतलब फसल है और चारा अलग करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, थ्रेसिंग कहलाती है। और यह कार्य है वो कंबाइन मशीन द्वारा किया जाता है। देखो, दो मशीनें आती हैं, एक हार्वेस्टर आता है, एक कंबाइन मशीन आती है। हार्वेस्टर क्या करता है, हार्वेस्टर करता है कि फसल की कटाई करने का काम करता है हार्वेस्टर, जबकि कंबाइन मशीन क्या करती है, कंबाइन मशीन है वो चारा और अनाज उन दोनों को अलग करने का काम करता है। और चारा और अनाज अलग करना क्या कहलाता है, थ्रेसिंग कहलाता है। डायग्राम 1.8 में ये कंबाइन और थ्रेसर, उन दोनों हार्वेस्टर और थ्रेसर का संयुक्त रूप है। यानी ये कटाई भी करेगी और साथ में अनाज और चारे को अलग करने का काम भी करेगी। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर निकाल लेते हैं। जैसे मतलब अनाज है और ये मान लो कोई पत्थर सा है, इसके ऊपर उस अनाज की जो होती है ऐसी घेरी सी बनी हुई, इसको पीटते हैं जिससे चारा अलग हो जाता है और अनाज है वो अलग हो जाता है। उसके बाद आगे है वो है फटक कर अलग करते हैं। जो चित्र है वो आप इस विषय में कक्षा 6 के अंदर है वो पहले भी पढ़ चुके हैं। और ये है जैसे फटकने वाली मशीन है वो दिखाई गई है, इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं। आगे है वो है उसके बाद कटाई पर्व है। 3-4 महीने के कठोर परिश्रम के बाद कटाई का समय आता है। स्वर्णिम दानों से भरी खड़ी फसल किसानों के हृदय में उल्लास एवं अच्छे समय का भाव संचारित करती है। यह समय थोड़ा आराम करने एवं खुशी मनाने का है, क्योंकि पिछली ऋतु के प्रयत्न का फल मिलता है। इसलिए भारत के सभी भागों में कटाई का समय हर्षोल्लास एवं खुशी का होता है। पुरुष एवं महिलाएं सभी मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। कटाई ऋतु के साथ साथ कुछ विशेष पर्व है जैसे पोंगल, वैसाखी, होली, दिवाली, नवान्य एवं बिहू है वो जुड़े हुए हैं। यानी इस समय है वो फसल की कटाई की जाती है। बोरियां आती है ना, वो धातु के बड़े पात्र में करते हैं, परंतु बीजों का बड़े पैमाने का भंडारण, ये इंपॉर्टेंट है। बीजों के बड़े पैमाने का भंडारण जिसे भंडारण जहाँ करते हैं उसे साइलो और भंडार गृहों में किया जाता है। बड़े बड़े जो भंडार गृह वो साइलो कहलाते हैं, जिससे उनको उसके बाद जैसे ये बड़े बड़े दिखाए गए हैं अनाज भंडारण हेतु, ये साइलो हैं, ये साइलो कहलाते हैं ये। तो
अनाज के भंडारण हेतु बनाए गए भंडार गृह क्या कहलाते हैं? साइलो कहलाते हैं। और ये क्या है? जैसे बोरों में भरा है वो अनाज है, हमें दिखाया गया है। तो उसके बाद है आगे, पीड़कों जैसे कि चूहे और कीटों से सुरक्षा रखा जा सके, नीम की सूखी पत्तियां भी घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग ली जाती है। यानी जब बोरियों में या बर्तन में हम अनाज डालते हैं, बड़े बड़े बर्तनों में, तो नीम की जो सूखी पत्तियां हैं वो भी डाल दी जाती है, जिससे सूक्ष्म जीवों में वृद्धि ना हो अनाज में। आगे है, बड़े भंडार गृहों में अनाज को पीड़कों सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार भी है वो किया जाता है, यानी कुछ है वो गोलियां वगैरह भी डाली जाती है। उसके बाद है वो है जंतुओं से भोजन। तो दोस्तों यहाँ तक थे जो फसल पद्धति के जो चरण थे, वो 7 चरण यहाँ तक कंप्लीट हो गए थे। आगे है वो है 1.10 यानी जंतुओं से भोजन। तो देखते हैं इसमें, इस सारणी की पूर्ति करने के पश्चात आपने देखा होगा कि पौधों की तरह ही जंतु भी हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं। समुद्र के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग मछली का मुख्य आहार यानी भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। पिछली कक्षाओं में पौधे से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के विषय में आप पढ़ चुके हैं। हमने अभी सीखा कि फसल उत्पादन के विभिन्न चरण हैं, बीजों का चयन करना, बुआई करना। इसी प्रकार घरों में अथवा फार्म पर पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास, देखभाल की आवश्यकता होती है। जब यह बड़े पैमाने पर किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? पशुपालन कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक है ये एक, और देखिएगा कि मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है। हमें मछली से कोड लीवर तेल मिलता है जिसमें विटामिन डी अधिक मात्रा में होता है। यानी विटामिन डी आया है तो विटामिन डी के बारे में थोड़ी सा है मैं आपको बता देता हूँ कि विटामिन डी से अगर कमी होती है तो हड्डियाँ वगैरह कमज़ोर हो जाती है, और यदि विटामिन डी हमें मिलता है तो हड्डियाँ हैं वो मजबूत रहती हैं। और विटामिन डी की कमी से है वो रिकेट्स नामक रोग होता है, अर्थात हड्डियाँ कमज़ोर होती है उस रोग के अंतर्गत। और विटामिन डी हमें सूर्य से भी मिलता है। तो दोस्तों यहाँ तक था अपना पहला लेसन, और ये लेसन है वो कंप्लीट होता है जिसका नाम था फसल उत्पादन एवं प्रबंध। और मैंने अपनी ओर से है वो अच्छे से अच्छा आपको करवाया है। और आप वीडियो को एक बार है वो नॉर्मल वे में देखिएगा, फिर आप इसकी स्पीड बढ़ाकर है वो देख सकते हैं। और यदि आप इसे 2 से 3 बार देखोगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और मैंने साथ में अंडरलाइन भी करवाया है कि यहाँ पे ये क्वेश्चन बनेगा, यहाँ पे ये बनेगा। तो इसी के साथ ये लेसन अपना कंप्लीट होता है। यदि आपको मेरा पढ़ाना पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और शिक्षा विद सीताराम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।